बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। फिज़िक्स में हमने कल की क्लास में चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 6 नाम था इसका इक्विलिब्रियम। हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। ये चैप्टर में हमने देखा इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी दो टाइप्स होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमने वो दोनों टाइप्स को पढ़ा। फिर हमने टॉर्क को काफ़ी डिटेल में पढ़ा कि टॉर्क क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। और फिर टॉर्क को हमने पढ़ने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी। दो कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की और तीन स्टेट्स होती हैं। आज की क्लास में हमने इस चैप्टर से रिलेट कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं जी। तो आपकी बुक में ही से न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो हमारे पास जो बुक का पहला न्यूमेरिकल है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, बुक में पहला न्यूमेरिकल हमारे पास लिखा हुआ है, a force a force of 25 Newton acts on a body if moment arm is 2 meter. Find the value of torque. Find the value of torque. ये है जी आपके पास पहला न्यूमेरिकल। बहुत ही आसान, बहुत ही सादा सा न्यूमेरिकल है। आपको याद होगा कि हमने अब तक 5 चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किए हैं और 5 में से 4 चैप्टर्स के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर 2 में थे, 3, 4 और 5 में थे। हमने देखा कि हमारे पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो तरीक़ाकार होता है, हमने बड़ा एक सिस्टमैटिक तरीक़ाकार बनाया हुआ है कि सबसे पहले हम डेटा की हेडिंग लिखते हैं। उसमें हम जो है, हमें सवाल में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, जितनी भी मालूमात हमें मिली हुई होती है, वो हम डेटा में लिखते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है हमारा चेक करना कि क्या हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हमें दी हुई हैं, क्या वो प्रॉपर यूनिट में है या नहीं। अगर प्रॉपर यूनिट में होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम दूसरी हेडिंग डालते हैं कन्वर्जन की, और हम अपनी क्वांटिटी को स्टैंडर्ड यूनिट में लाते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट भी आपको अब तक तो याद हो गए होंगे कि मास का होता है किलोग्राम, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, फोर्स का होता है न्यूटन, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी, अगर आप देखते हैं यूनिट सही नहीं है, तो आप प्रॉपर यूनिट में लाने के लिए कन्वर्जन करते हैं। ये आपका दूसरा स्टेप होता है। फिर तीसरे स्टेप में आप लिखते हैं फॉर्मूला, यानी आप हेडिंग डाल के लिखेंगे उस फॉर्मूले को जो आपने न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है। अगर आप 2 फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, 3 फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, तो वो तमाम फॉर्मूलों को आप मेंशन करेंगे। फिर चौथी हेडिंग होती है सॉल्यूशन की, जिसमें आप उस फॉर्मूले को लगा के जो चीज़ मालूम करनी है वो आप निकाल लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, 4 हेडिंग। और आखिर में फिर आप आंसर लिखकर मेंशन करते हैं अपने आंसर को, और आंसर में आपने फिर यूनिट को भी लिखना होता है। तो ये ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा, जो हमने बताया हुआ तरीक़ेकार, हम उसी तरीक़ेकार को फ़ॉलो करते हैं जी। तो अब हमने सबसे पहले हेडिंग डालनी है जी। हेडिंग में ब्लैक से डाल देता हूँ, डेटा। डेटा से मुराद है कि मैं इस हेडिंग में सवाल पढ़ता जाऊँगा और जो मालूमात मुझे मिली हुई है वो मैं लिखता जाऊँगा। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, एक 25 न्यूटन की फोर्स है। ये फोर्स हो गई। वैसे भी देखें, आप लिख के दिया हुआ है फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। और दूसरा आप यूनिट भी देख लें, 25 के साथ यूनिट लगा हुआ है न्यूटन, और न्यूटन जो होता है वो फोर्स का यूनिट होता है। तो ये जो पहली चीज़ दी हुई है हमें, ये दी हुई है फोर्स विच इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन। तो मैंने लिख दिया फोर्स, यानी एफ से हम मेंशन करते हैं फोर्स को, तो एफ इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन। फिर आगे कह रहे हैं एक्स ऑन अ बॉडी, एक ऑब्जेक्ट पर, एक बॉडी पर लग रही है, इफ मोमेंट आर्म इज 2 मीटर। अब ये मोमेंट आर्म हमें पता है, हमने टॉर्क पढ़ा है जी, टॉर्क के फॉर्मूले में आता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। और मोमेंट आर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि होता तो ये डिस्टेंस है, आप इसको मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन ये होता कौन सा डिस्टेंस है जी, जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं वहां से सेंटर तक का फासला। तो अगर आपके पास ये एक ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर गोल मोशन पैदा हुआ हुआ है, और आप सपोज करें ऐसे फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से फोर्स तक का,
इसको आप कहते हो मोमेंट आर्म, डी से आप इसको डिनोट करते हो। जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वहां से सेंटर तक का फासला, ठीक है, उसको आप मोमेंट आर्म कहते हो। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मोमेंट आर्म जो है वो 2 मीटर है। इफ मोमेंट आर्म इज 2 मीटर, मोमेंट आर्म आपके पास 2 मीटर है, तो आपने लिखा डी इज इक्वल टू 2 मीटर। डी मतलब डिस्टेंस, हालांकि मोमेंट आर्म है और मोमेंट आर्म डिस्टेंस एक ही चीज होती है, और इसलिए हमने उसको डी से मेंशन किया हुआ होता है। तो कह रहे हैं अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, एक ऑब्जेक्ट पर 25 न्यूटन की फोर्स लग रही है। इफ मोमेंट आर्म इज 2 मीटर, अगर मोमेंट आर्म 2 मीटर है, फाइंड द टॉर्क, टॉर्क मालूम करें। तो रिक्वायर हमारे पास क्या है, हमें क्या मालूम करना है। रिक्वायर्ड की मैंने अलग हेडिंग डाल दी और अच्छी लगेगी ये। तो रिक्वायर्ड मतलब हमें क्या मालूम करना है, तो इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क, हमें टॉर्क को मालूम करना है, टॉर्क क्या है। ठीक है जी, हमने टॉर्क को मालूम करना है, टॉर्क क्या है। अच्छा जी, ये तो मैंने डेटा बना दिया। मुझे 25 न्यूटन की फोर्स दी हुई है और 2 मीटर का मोमेंट आर्म दिया हुआ है, एंड आई नीड टू फाइंड द टॉर्क, मुझे टॉर्क को मालूम करना है कि टॉर्क कितना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम यूनिट को चेक करेंगे। फोर्स हमारे पास न्यूटन के अंदर मौजूद है, विच इज द स्टैंडर्ड यूनिट। मोमेंट आर्म आपको मीटर में मिला हुआ है, ये भी आपके पास सही यूनिट है, लिहाजा आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो कन्वर्जन वाला स्टेप मिस हो जाएगा। फॉर्मूला, अब चूंकि आप देखें गौर से, हमारे पास टॉर्क हमें मालूम करनी है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। दोनों आपको चीजें मिली हुई हैं, लिहाजा आप टॉर्क का ही फॉर्मूला यूज करोगे। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, फॉर्मूला आपने मेंशन कर दिया, अब आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके जो चीज चाहिए वो आप मालूम कर लें। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। फोर्स आपके पास है जी 25, मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म आपके पास है 2। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 50, और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ये आपके पास आ गया टॉर्क, जो आपको मालूम करना था। अब आप इनको आंसर लिखकर मेंशन कर दें। आंसर में आप इसको लिखेंगे जी, द टॉर्क या द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज, द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज 50 न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो आपसे कह रहे थे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उस पर 25 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, और 2 मीटर का 25 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, 2 मीटर का मोमेंट आर्म है, टॉर्क आपको मालूम करना है। इससे निजी न्यूमेरिकल, सीधा सा आपने टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई किया और वैल्यूज डाल के आपने उसको सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दूसरे पे आते हैं जी। पहला हो गया, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं जी, आ फोर्स is applied परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल के साथ, परपेंडिकुलरली ऑन आ डोर, एक दरवाजे पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो 4 मीटर वाइड, दरवाजा जो है आपके पास 4 मीटर चौड़ा है, विच रिक्वायर्स अ टॉर्क ऑफ, इस दरवाजे के अंदर आपको टॉर्क कितनी चाहिए होती है, टॉर्क ऑफ 120 न्यूटन मीटर टू ओपन इट। इस दरवाजे को खोलने के लिए आपको 120 न्यूटन मीटर टॉर्क चाहिए होता है। व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, कम से कम फोर्स आपको कितनी चाहिए होगी। ये आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल। अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ डोर, दरवाजे का मामला है, तो जरा दरवाजे के मामले को देखते हैं अगर हम। ठीक है, दरवाजे पे भी हमने टॉर्क जब पढ़ा था, तो मैंने उस वक्त भी आपको दरवाजे की एग्जांपल दी थी कि दरवाजे पे टॉर्क अप्लाई हो रहा होता है। क्योंकि जब आप दरवाजे को देखेंगे, अगर हम ऊपर से दरवाजा बनाएं, तो ये है जी दरवाजा आपका, ठीक है,
यहाँ पर जो है वो फिक्स हुआ हुआ होता है दीवार से, इस हिस्से से ये फिक्स हुआ हुआ होता है दरवाजे पे। यहाँ आपका हैंडल लगा हुआ होता है, ये आपका दरवाजे का हैंडल है। मैं ऊपर से दरवाजे को दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास डोर है जी, इसके इस तरफ जो है डोर नॉब होता है, इसको पकड़ के आप दरवाज़ा खोलते हैं, यहाँ से ये फिक्स हुआ हुआ होता है। आप डोर नॉब, हर नॉर्मल इंसान डोर नॉब की तरफ से ही दरवाज़ा खोलेगा। इस पॉइंट पर से फोर्स अप्लाई की जाती है और ये फिक्स पॉइंट हो गया जिसको आप सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन कह रहे हैं। और जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो दरवाज़ा गोल घूमना शुरू हो जाता है, यानी कि टॉर्क पैदा होता है। इसलिए हमने दरवाजे को भी टॉर्क की एग्जाम्पल में पेश किया था आपके सामने। तो दरवाजे पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो दरवाज़ा गोल मोशन में आ जाता है, टॉर्क पैदा होता है। वाई? बिकॉज कि दरवाज़ा आपका एक पॉइंट से फिक्स हुआ हुआ होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से फिक्स हो जाए तो फिर उसमें टॉर्क पैदा होता है। तो दरवाज़ा आपका यहाँ से फिक्स हुआ हुआ होता है, लिहाजा इसमें टॉर्क पैदा हो रहा है। ये सेंटर कहलाता है। जो पॉइंट फिक्स होता है उसको आप सेंटर कहते हो। और फोर्स से, जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो और सेंटर तक का फासला, इसको आप कहते हो मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म होता है, अभी हमने देखा भी था। तो हमारे पास दरवाज़ा जो होता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टॉर्क। टॉर्क की एग्जाम्पल होती है जिस दरवाजे के आप एक किनारे पर फोर्स लगा रहे होते हैं, नॉब आपका बिल्कुल किनारे पर ही होता है। एक किनारे पे आप फोर्स लगा रहे होते हैं और जो दूसरा किनारा होता है वो आपका सेंटर होता है। और ये पूरा जो डिस्टेंस होता है फोर्स से लेकर सेंटर तक का, ये मोमेंट आर्म होता है। यानी एक लिहाज से देखा जाए तो पूरे दरवाजे की लेंथ जो होती है वो होता है मोमेंट आर्म। लेंथ ऑफ डोर जो है या चौड़ाई जो है दरवाजे की, उसको आप मोमेंट आर्म कह रहे होते हो, क्योंकि तकरीबन देखें ये एक हिस्सा है दरवाजे का और फोर्स आप लगा रहे हो वो दूसरे हिस्से पे। तो ये पूरे दरवाजे की लंबाई हो गई ना, मोमेंट आर्म। तो आपका दरवाजे की सिचुएशन में मोमेंट आर्म जो होता है वो क्या है जी? दरवाजे की चौड़ाई, दरवाजे की ये जो चौड़ाई होती है ना, इसको आप मोमेंट आर्म कह रहे होते हो। तो ये जो आपको कह रहे हैं ना, फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ डोर 4 मीटर वाइड, 4 मीटर चौड़ा दरवाजा है। यानी दरवाजे की ये वाली लेंथ आपके पास 4 मीटर है, एक किनारा फिक्स है, दूसरे किनारे पे फोर्स लगा रहे हो, तो ये 4 मीटर दरअसल मोमेंट आर्म होता है। परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब क्या है कि देख लें आप, आपके दरवाजे और फोर्स के दरमियान 90 का एंगल है। ठीक है जी। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहले हम डेटा मेंशन करते हैं। देखिए जी, कह रहे हैं अ फोर्स इज अप्लाइड, एक फोर्स अप्लाई की जा रही है एक दरवाजे पर ऑन अ डोर, एक दरवाजे पर 4 मीटर वाइड। दरवाजा आपका 4 मीटर चौड़ा है। मैंने अभी आपको बताया कि दरवाजे की दरवाजा जो होता है इसमें टॉर्क पैदा हो रहा होता है और दरवाजे की जो चौड़ाई होती है वो इस सिचुएशन में मोमेंट आर्म होती है, लिहाजा हमने इसको डी से मेंशन कर दिया। विच रिक्वायर्स अ टॉर्क ऑफ 120 न्यूटन मीटर। ये 120 न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क हो गया। दरवाजे को खोलने के लिए आपको इतना टॉर्क चाहिए। व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। हमें मालूम क्या करना है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन दिस न्यूमेरिकल। हमें मिनिमम फोर्स मालूम करनी है। तो आपसे कह रहे हैं 4 मीटर चौड़ा एक दरवाजा है जिसको खोलने के लिए आपको 120 न्यूटन मीटर की फोर्स चाहिए, टॉर्क चाहिए सॉरी। आपको फोर्स बतानी है कि फिर हम फोर्स कितनी अप्लाई करेंगे। ये डेटा हो गया जी आपके पास। अब आप देखें जी आपके पास क्या फिजिकल क्वांटिटीज प्रॉपर यूनिट में है। तो हाँ जी, दोनों आपके पास मीटर में है जी, न्यूटन मीटर में। दे आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ दिस क्वांटिटीज। तो आपको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले की तरफ आते हैं। तो अभी भी आप देख लें जी, आपके पास तीन क्वांटिटीज़ हैं, मोमेंट आर्म, टॉर्क और फोर्स। मोमेंट आर्म आपके पास दिया हुआ है, ये देखें, टॉर्क और फोर्स आपको चाहिए। तो इन तीनों से रिलेट कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास? टॉर्क वाला। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ठीक है, बस इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे क्योंकि हमें टॉर्क नहीं मालूम करनी, हमें फोर्स मालूम करनी है। लिहाजा अब हम सोल्यूशन पर आते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। अब हमें इसमें से वैल्यूज डाल देते हैं। पहले टॉर्क हमारे पास है 120, फोर्स हमें मालूम करनी है इसलिए इसको आप एफ रहने दें, मल्टीप्लाई बाय डी यानी मोमेंट आर्म आपके पास 4 दिया हुआ है। अब ये 4 देखें मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। 120 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 0 एज इट इज। फोर्स कितनी आ रही है आपके पास? 30 न्यूटन।
इसको आप आंसर लिखकर मेंशन कर देंगे। तो आंसर इज, तो अब आप इसको ऐसे जुमला बना के लिखें, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज 30 न्यूटन, दैट इज द आंसर। तो आपसे कह रहे थे कि एक दरवाज़ा है 4 मीटर चौड़ा, आप उसको जब घुमाने के लिए, उसको आप खोलने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं तो 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा होता है। आपको बतानी है कि आपको कितनी फोर्स लगानी है। आपने वही टॉर्क का फॉर्मूला यूज किया और आपने कैलकुलेट करा, 30 न्यूटन आपको फोर्स चाहिए होती है। आगे बढ़ते हैं जी, 2 न्यूमेरिकल हो गए जी। अब थर्ड जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं करेंगे, वजह यह है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कपल से रिलेटेड है, और कपल का जो टॉपिक है वो आपका स्किप हो चुका है। ये जो भी आपके रिड्यूस हुए हैं सिलेबस, तो उसमें वो स्किप हो चुका है, लिहाजा स्किप टॉपिक को ना हमने पढ़ा है, ना उसके न्यूमेरिकल्स को हम देख रहे हैं, क्योंकि स्किप हुए हुए टॉपिक्स जो है वो नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 4, 210 किलोग्राम मास आर, नौ तक बिक जा, मेरी लैपटॉप ही ले जाइए, मेरे को एक ही क्लास लेनी थी, एक और क्लास है वो मैं तो अपने लैपटॉप पे ले लेता, तो रुक जा रुक। हाँ जी, 210 किलोग्राम मास आर सस्पेंडेड, 2 10 किलोग्राम वाले वजन लटके हुए हैं एट 2 ends of a rope which passes over a light frictionless pulley. Light frictionless pulley. The pulley is attached to a chain which goes to the ceiling as shown in figure. What is the tension in A, rope, and B, chain? अब यहाँ डायग्राम भी बनती है जी, एक सवाल में डायग्राम आपको दी हुई होगी। वो डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। ये आपके पास एक सीलिंग है जी, छत है, छत से ये आपको दिखाया जा रहा है कि एक चेन है, और चेन से ये आपकी एक पुली है, और पुली पे से फिर एक ये रस्सी गुजर रही है, और इस रस्सी पर 10 किलोग्राम के माचिस लगे हैं। ये आपके पास डायग्राम है जी। आपसे कह रहे हैं जी 210 किलोग्राम मास आर सस्पेंडेड, ये दोनों जो मास आपके पास है ना, ये दोनों मास ये 10-10 किलोग्राम के, ये भी और ये भी। 210 किलोग्राम masses आर सस्पेंडेड एट द टू एंड ऑफ अ रोप। एक रस्सी है आपके पास जो कि एक पुली पर से गुजर रही है, ये पुली पर से गुजर रही है जी, और इस रस्सी के दोनों एंड पर 10-10 किलोग्राम के मासेस लटके हुए हैं। 210 किलोग्राम मासेस आर सस्पेंड एट टू एंड्स ऑफ अ रोप व्हिच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एंड द पुली इज अटैच टू द चेन, और पुली आपकी ये चेन से अटैच हुई है, ये चेन है जी, सपोज कर लें। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एंड द चेन? आपको इस रोप, इस रस्सी पर और इस चेन पर जो टेंशन है वो मालूम करनी है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं, टेंशन का टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो मास होता है इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, डब्ल्यू कहते हो आप इसको,
और फिर पलटे में एक ऊपर की तरफ फोर्स पैदा होती है जिसको आप कहते हो टेंशन। तो यहाँ इस रस्सी को देखिएगा, रस्सी के इस हिस्से को देखें, यहाँ पर एक वजन लटका हुआ है 10 किलोग्राम का, इसका वेट नीचे होगा, टेंशन ऊपर होगी, इसको हम कहेंगे टेंशन 1। इसी तरह रस्सी के इस हिस्से को देखें, यहाँ पर भी एक 10 किलोग्राम का वजन लटका हुआ है, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, तो ऊपर की तरफ एक टेंशन पैदा हो जाएगी, इसको आप कहोगे T2। और अगर आप चेन और पुली को देखें तो पुली का पूरा वजन नीचे की तरफ होगा, पुली का जो वेट है वो ऐसे नीचे की तरफ लग रहा होगा पुली का वेट, और पलटे में एक ऊपर टेंशन पैदा हो रही होगी चेन के अंदर, जिसको हम कहेंगे टेंशन नंबर 3। तो ये 3 टेंशन हमें मालूम करनी है। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप, रस्सी पे टेंशन कितनी है, और रस्सी में 2 टेंशन है, और चेन, चेन पे कितनी टेंशन है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। हमारे पास देखें जी, गिवन क्या है, हमारे पास मास है जी 10 किलोग्राम का, 2 मासेस हैं 10 किलोग्राम के, और हमें बतानी है टेंशन 1, टेंशन 2 और टेंशन 3, जिसमें से 1 और 2 रस्सी में पाई जाने वाली टेंशन है, एट रोप लिख लेते हैं इसको हम। ये 2 टेंशन जो है हमारे पास ये रस्सी पर आ रही हैं, और तीसरी वाली जो टेंशन है वो आ रही है एट चेन। ठीक है जी, इसके लिए डायग्राम बड़ी अहम चीज़ है, डायग्राम को ज़रा गौर से देखेंगे हम दोबारा। हमारे पास 2 मासिस हैं जी, एक ये रहा 10 किलोग्राम का, एक ये रहा 10 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम मास। दोनों मासिस रस्सी से जुड़े हुए, रस्सी आपकी एक पुली पे से गुजर रही है, और फिर ये पूरा सिस्टम एक चेन के साथ छत से जुड़ा हुआ है। अब चूंकि वेट, ये जो दोनों मासिस है इनका वेट भी होगा, और हम जानते हैं कि वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो इसका भी वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसका भी वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। फिर जब ये सिचुएशन होती है तो फिर रस्सियों में, रोप में, धागों में, स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ एक अपवर्ड फोर्स आ जाती है जिसको हम कहते हैं टेंशन, विच इज इक्वल्स टू वेट, जो कि वेट के बराबर ही होती है। जैसा पढ़ा हुआ है आपने फोर्स के चैप्टर में, ये टेंशन वेट के बराबर होंगी, और ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है। ये 2 टेंशन हो गई, रस्सी पर आ गई। अब अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखें तो ये पूरा पुली का सिस्टम इस चेन के साथ जुड़ा हुआ है। इस पूरे पुली के सिस्टम का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, पलटे में ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रही होगी। सबसे पहले हम ये T1 और T2 निकालते हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए सबसे पहले वेट। डायरेक्ट हम इसमें सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं जी। हमें वेट चाहिए सबसे पहले, ये W निकालते हैं। वेट का फॉर्मूला होता है, मैंने गलत यूज कर देता है। सबसे पहले हम वेट निकालेंगे, वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। मास हमारे पास है, दोनों मासेस एक जैसे हैं, लिहाजा एक वेट निकाल लो आप, दूसरा वेट उतना ही होगा। हमारे पास मास है जी 10 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू होती है 9.8, वेट आपके पास आ रहा है 98 न्यूटन। वेट आपके पास आ गया, ये आपके पास कितना है 98 न्यूटन, ये आपके पास कितना है 98 न्यूटन। अच्छा, अब हम जानते हैं कि ये जो टेंशन्स होती हैं दैट वुड बी कितनी होंगी। अब हमें ये टेंशन्स को कैलकुलेट करना है। डायग्राम में नीचे कैसे लाऊं, चल अब हम डायग्राम के लिए बार बार ऊपर जाएंगे। अच्छा, अब हमें जो है टेंशन को कैलकुलेट करना है, और चूंकि दोनों वेट एक जैसे हैं, ठीक है, ये अब आप जानते हैं कि ये वाला वेट और ये वाला वेट, दोनों बॉडीज जो हैं एक जैसी हैं वजन के एतबार से, इनका वेट भी एक जैसा है, लिहाजा इनके अंदर जो टेंशन पैदा हो रही होंगी वो भी एक जैसी है। लिहाजा टेंशन 1 जो भी आएगी आपकी, इट विल बी इक्वल्स टू टेंशन 2, और इन दोनों को हम टी कह देते हैं। ठीक है, हम टी फाइंड आउट कर लेंगे, और टी आपका टेंशन 1 भी हो जाएगा, टेंशन 2 भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मासेस एक जैसे, दोनों का वेट एक जैसा है, इनसे पैदा होने वाली टेंशन भी एक जैसी होगी। अच्छा, अब हमने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा है जी, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ये नहीं कहा गया कि पुली के अंदर ये दोनों मासेस जो है वो ऊपर नीचे कर रहे हैं, और वैसे भी आप देख लें दोनों सेम मास है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा। अगर एक मास ज़्यादा एक मास कम होता तो फिर आपकी इस पुली के अंदर मूवमेंट आई हुई होती, आपके मासेस ऊपर नीचे मूव कर रहे होते। लेकिन जैसे आपके पास वजन तराजू में होता है, दोनों पेन पर अगर आप एक जैसा वजन रख दें तो आपका इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो यहाँ पर भी यही मामला हुआ है, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड पर, पुली के दोनों साइड पर जो रस्सी के टुकड़े हैं उधर मासेस एक जैसे लगे हुए, लिहाजा ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू
फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आपने कंडीशंस पढ़ा था, इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। हमने पहली कंडीशन पढ़ी है जी, ऑब्जेक्ट क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं जी, इसने कंडीशन सेटिस्फाई की हुई होगी तभी तो इक्विलिब्रियम में आया हुआ है। तो और यहाँ पे चूंकि लीनियर मोशन पैदा हो रहा है तो इसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई की हुई है, लिहाजा हमने कहा जी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ फोर्सेस कितना होगा, 0। अब हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं इसमें, ये जो सम ऑफ फोर्सेस है हमारे पास, कौन कौन सी फोर्सेस है गौर से देखिएगा जरा, पुली के सिस्टम को देखें, अभी ऊपर वाले हिस्से को छोड़ दें। 4 फोर्सेस हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, अभी इसको आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पुली के हिस्से को देख रहे हैं। तो आपका ये जो पुली तक का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इस वक्त इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है। और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक इसकी तमाम फोर्सेस का सम जो है वो 0 होगा। 4 फोर्सेस मुझे नजर आ रही हैं, 2 टेंशन, 2 वेट। अच्छा, 2 के साइन आप प्लस ले लें, 2 के साइन आप माइनस लेंगे क्योंकि डायरेक्शंस में फर्क है। तो वेट आप प्लस ले लें, डाउनवर्ड है इसको आप प्लस ले लें, टेंशन को आप माइनस ले लें, या चाहे तो आप वेट को माइनस ले लें, मर्जी आपकी। ठीक है जी, तो हम कहते हैं जी हमारे पास 4 फोर्सेस कौन सी हैं, W प्लस टेंशन 1 प्लस टेंशन 2, ये 4 फोर्सेस हैं। चारों का अगर मैं ऐड करूंगा 0 आ जाएगा नेट फोर्स। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में। वेट हमारे पास कितना है, 98 प्लस ये वाला वेट हमारे पास कितना है, 98। अच्छा जी, अब प्लस टेंशन को हम माइनस ले रहे हैं तो माइनस टी प्लस ये वाली भी माइनस टी। टेंशन के साथ मैंने माइनस क्यों मेंशन किया है, क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन वेट के अपोजिट है। वेट हमारे नीचे की तरफ है, टेंशन हमारी ऊपर की तरफ है, इसलिए टेंशन की डायरेक्शन के लिए मैंने माइनस शो कर दिया। और T1 T2 की जगह मैंने टी क्यों लिखा, ये मैंने आपको बताया था कि ये टेंशन 1 टेंशन 2 दोनों बराबर होंगी, लिहाजा मैं इसको टी से मेंशन करूंगा। सॉल्व करते हैं जी, 198 को आप 98 से प्लस करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 196 प्लस माइनस माइनस टी प्लस माइनस माइनस टी। अच्छा, सम ऑफ फोर्सेस हमारे पास 0 है। मजीद सॉल्व करते हैं जी, 196 माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा 2t, साइन आएगा माइनस का। अब ये माइनस का 2t इसको इधर लेके जाएंगे, प्लस का 2t हो जाएगा, इज इक्वल टू 196। इधर सॉल्व कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 196। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। टेंशन आपके पास आ गई कितनी, 98 न्यूटन। ठीक है, तो जरा दोबारा देखिएगा, हमारे पास दो मासेस थे। सबसे पहले आपने इनकी फोर्सेस चेक कर ली। दोनों का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, पलटे में ऊपर की तरफ टेंशन पैदा हो जाएगी। ठीक है ना, टेंशन पैदा हो जाएगी। तो आपने कहा जी एक पर टेंशन 1, दूसरी पर टेंशन 2। अब चूंकि दोनों के वेट एक जैसे हैं, लिहाजा दोनों पे पैदा होने वाली टेंशन भी एक जैसी होगी, इसलिए आपने टेंशन 1 और टेंशन 2 दोनों को टी से रिप्रेजेंट कर दिया, टी दोनों को ये करा हुआ आपने टी। अब चूंकि ये आपका इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये वाला हिस्सा आपका पुली में रस्सी की मूवमेंट नहीं हो रही। वैसे भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ सेम मास है तो कहाँ मूव होगा, कुछ भी नहीं होगी मूवमेंट। तो आपका ये पुली का सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई किया वैसे, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, क्योंकि यहाँ टॉर्क नहीं है, यहाँ पर फोर्सेस अप्लाई हो रही है, टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक यह आपका इक्विलिब्रियम में आ गया। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ द फोर्सेस इज 0। हमने कल पढ़ा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 होगा तो वो इक्विलिब्रियम में हो जाती है। तो हमने कहा कि इसने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक, क्योंकि ये रुका हुआ है, लिहाजा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक जितनी भी फोर्सेज हैं सबका सम 0 होगा। हमने देखा 4 फोर्सेस है, 2 नीचे की तरफ वेट, 2 ऊपर की तरफ टेंशन। वेट की वैल्यू डाली, टेंशन की वैल्यू को हमने सिर्फ टी मेंशन कर दिया क्योंकि ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, और माइनस साइन क्यों डाला है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन इससे अपोजिट है, ये दोनों नीचे, ये दोनों ऊपर है। अब आपने सॉल्व करा जी और आपके पास टेंशन आ गई कितनी, 98 न्यूटन। देख लें, जितना वेट है उतनी टेंशन आ रही है, 98 न्यूटन वेट, 98 न्यूटन टेंशन। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, इसलिए आपकी ये दोनों बॉडी रुकी हुई है। टेंशन कितनी आ रही है देख लें, 98। ठीक है जी, अब आते हैं पूरे सिस्टम की तरफ।
अब हमें टेंशन 3 निकालनी है, टेंशन 3। तो अब अगर हम गौर से देखें, अब चेन वाले हिस्से को मिलाते हैं। ये हमारे पास चेन है, ये पुली है, ये और ये आपके पास जो है ये यू मास था। अब यहाँ पर आपके पास है जी एक टेंशन विच इज इक्वल टू 98, यहाँ पर एक टेंशन है विच इज इक्वल टू 98। ठीक है तो वेट, वैसे तो नीचे की तरफ वेट होता है, लेकिन हम टेंशन ले रहे हैं क्योंकि बात एक ही है, वजन दोनों एक ही आ रही है वैल्यू। अब जाहिर बात है ये ऊपर की फोर्स हो गई T3। अब जितनी ये दोनों होंगी मिलाकर इतनी फोर्स ये लग रही होगी ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है ना, जितनी ये दोनों होंगी इसको हम ऐसे मेंशन करेंगे T1 प्लस T2। वही आप सम ऑफ कर लें जी, ऐसे कर लें। ये भी आपका हिस्सा इक्विलिब्रियम है, लिहाजा इसमें भी आपके पास जो सम ऑफ फोर्सेस होंगी वो ज़ीरो होनी चाहिए। कौन कौन सी फोर्सेस है यहाँ पर देखें, तीन है। एक है T1, एक है T2 और एक है T3। T1 कितनी है 98 प्लस T2 कितनी है 98 और T3 आपको मालूम करनी है। T3 को आप माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर है। टेंशन आपकी ये जो है टेंशन नीचे की तरफ है, ये आपके ऊपर की तरफ है। मैं वेट को टेंशन कह रहा हूँ, बस समझ लें आप। अब 98 98 कितना हो जाता है जी, आप दोनों को ऐड कर दें, 98 98 हो जाता है 196 न्यूटन। ये तो ज़ीरो है, माइनस T3। अब ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का T3 इज इक्वल टू 196 न्यूटन। तो ये आपके पास टेंशन 3 आ गई। तो ये न्यूमेरिकल आपने दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा। हमारे पास, मैं डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ। हमारे पास कह रहे थे जी कि ये सीलिंग है और ये आपके पास एक पूरी चेन से लटकी हुई है, दो मासेस ये हैं, एक ये 10 किलोग्राम, एक ये 10 किलोग्राम। इसका वजन भी 10 किलोग्राम, इसका वजन भी 10 किलोग्राम। सबसे पहले हमने दोनों के वेट निकाले, W और W 98 आए। दोनों के वेट सेम है तो ऊपर इसकी टेंशन T, इसकी टेंशन T दोनों एक जैसी होंगी। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको भी आपने माइनस का, इसको भी आपने माइनस का। सबसे पहले आपने कहा जी ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये हिस्सा आपका, ये वाला हिस्सा इक्विलिब्रियम में, लिहाजा T1 प्लस T2 प्लस W प्लस W इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ द फोर्सेस इज जीरो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में। इन दोनों को आपने प्लस रखा तो इन दोनों को आपने माइनस कर दिया क्योंकि डायरेक्शन में फ़र्क है। यूँ आपने एक टी निकाली, दोनों टी एक जैसी थी। फिर आपने कहा जी ये टी नीचे की तरफ लग रही है तो ऊपर आ गई T3, जिसको आपने वही सम ऑफ फोर्सेस के जरिए निकाल लिया। अब यहाँ पर हमारे पास